बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 16। तीनों एक रोज मोसल शहर के नवाह में पहुंचे। वहां अचानक कजला खान ने अपने घोड़े को रोक दिया और उसकी तरफ देखते हुए तर्दी खान और अरगोन खान ने भी अपने घोड़ों को रोक दिया था और दोनों सवालिया अंदाज में कजला खान की तरफ देखने लगे थे। उस मौके पर कजला खान उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, जो कुछ मैं कहने लगा हूं गौर से सुनना और उसी पर अमल करते हुए हम बदाल खान से निपटेंगे। तुम दोनों जानते हो कि मैंने बदाल खान को उसकी शक्ल से नहीं देखा हुआ, ताहम ये तयशुदा अमर है कि बदाल खान ने ही लश्कर के एक हिस्से के साथ सबके अहले खाना का कत्लेआम किया था। जैसा कि तुमने तफसील बताई है, उसके मुताबिक तो तुम दोनों बदाल खान को उसके चेहरे, उसकी शक्ल से पहचानते हो। अब हमने किसी तरीके, किसी सलीके के साथ इस बदाल खान से निमटना है। पहले ये बताओ कि मोसल के नवाह में शहर के नजदीक क्या कोई ऐसी सराय है जो मंगोलों की शिकस्त और रेख से महफूज हो? इस पर तर्दी खान कहने लगा, कजला खान मेरे भाई, मोसल के जनूब में एक सराय है, बड़ी महफूज है। वहां मंगोलों का आना जाना नहीं है। इस बिना पर अगर हम उस सराय में कयाम करें तो बड़े महफूज होंगे। तर्दी खान के उस जवाब पर कजला खान खामोश हुआ था, फिर कहने लगा, तर्दी खान, अब मुझे यह बताओ कि क्या बदाल खान ने लश्कर के अंदर कयाम कर रखा है या उसकी रिहाइश कहीं और है? इस पर अरगोन खान कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, कजला खान, मोसल शहर के नवाह में मुस्तकर है जिसमें मंगोलों का एक लश्कर कयाम करता है, लेकिन बदाल खान मुस्तकर में नहीं, शहर के अंदर कयाम करता है। एक हवेली है जिसमें उसका कयाम है। हवेली से बाहर उसकी हिफाजत के लिए पहरा भी रहता है। अरगोन खान का यह जवाब सुनकर कजला खान गहरी सोचों में डूब गया था, यहां तक कि चौंका। फिर अपने दोनों साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाइयों, आओ पहले मोसल शहर की जनूबी सराय में कयाम करते हैं और सराय में कयाम करने के बाद इकट्ठे बैठकर मंसूबाबंदी करते हैं जिसके तहत बदाल खान से निमटना है। मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि मैं चाहता हूं कम से कम मुद्दत में बदाल खान से निमटकर हम वापस दिल्ली का रुख करने की कोशिश करें। कजला खान की उस तजवीज से तर्दी खान और अरगोन खान दोनों ने इत्तेफाक किया था। फिर तीनों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई, मोसल शहर के जनूब में जो सराय थी उसका रुख किया। पहले उन्होंने अपने कयाम के लिए कमरा हासिल किया। फिर कजला खान ने अस्तबल के मुलाजिम को अपने पास बुलाया, उसे कुछ नकदी दी और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, हमारे घोड़ों की जीनों के साथ जो सामान बंधा हुआ था वो हमने उतार लिया है। अब तुमने ये काम करना है कि हमारे घोड़ों की जीने और लगामें उतार कर उनको खुरैरा करना है, उन्हें पानी पिलाना है और उनकी खुराक का बेहतरीन इंतजाम एहतमाम करना है। जो नकदी मैंने तुम्हें दी है, इसके अलावा भी मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। फिक्रमंद ना हो, लेकिन हमारे तीनों घोड़ों का खास ख्याल रखना। अस्तबल का वो मुलाजिम कजला खान से नकदी पाकर बेहद खुश हो गया था। चुनाचे तीनों के घोड़ों को अस्तबल में ले गया था। जो कमरा उन तीनों को मिला था वो उसमें दाखिल हुए, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। तीनों मसहरियों पर बैठ गए, यहां तक कि कजला खान ने गुफ्तगू का आगाज किया और अपने दोनों साथियों को मुखातिब करते हुए बड़ी राजदारी और सरगोशी में कहने लगा, मेरे दोनों अजीज साथियों, हम ज्यादा देर या ज्यादा दिन मोसल की सराय में कयाम नहीं करेंगे। तुम में से आज थोड़ी देर बाद एक जाए और ये देख कर आए कि क्या वाकई बदाल खान इसी हवेली में कयाम करता है जिस हवेली में तुम उसे देख कर गए थे। अगर ऐसा है तो फिर हम आज कोई कार्रवाई नहीं डालेंगे, कल रात को अपने काम की इब्तदा करेंगे, इसलिए कि यहाँ ज्यादा रुकना भी हमारे लिए खतरनाक है। मंगोलों को अगर भिनक भी पड़ गई कि हम किसी मकसद के तहत इधर आए हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, लिहाजा हम अपनी कार्रवाई की इब्तदा कल रात को करेंगे। उस वक्त तक घोड़े भी सुस्ता लेंगे और हम भी ताजा दम हो जाएंगे। तकरीबन इशा के बाद बदाल खान की हवेली का रुख करेंगे। तीनों यहाँ से अपना सामान समेटकर और अपने घोड़ों पर सवार होकर निकलेंगे। सराय वाले का हिसाब बेबाक कर देंगे। घोड़ों को बदाल खान की हवेली ही की तरफ लेकर जाएंगे। अगर बदाल खान की हवेली से बाहर पहरा है तो भी हम घोड़ों को भी खूब संभालेंगे और बदाल खान से भी खूब इंतकाम लेंगे। मेरा दिल कहता है कि कल बदाल खान की इस मुहिम को कामयाबी के किनारों तक ले जाने के बाद हम यहाँ से बखैर व आफियत दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। मेरे भाइयों, आओ अब नीचे जाएं, खाना खाएं और उसके बाद आराम करें। चुनाचे तीनों खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे थे। उससे अगले रोज कजला खान सराय ही में ठहरा रहा, जबकि उसके दोनों साथी तर्दी खान और अरगोन खान मोसल शहर की तरफ गए ताकि बदाल खान का पता करें कि वो इन दिनों मोसल शहर में अपनी रिहाइश गाह में है कि नहीं। चुनाचे दोनों दोपहर के वक्त सराय में लौटे।
उस वक्त कजला खान कमरे में बड़ी बेचैनी से उन दोनों ही का इंतजार कर रहा था। जब वो उसके पास आए तब उन दोनों को अपने सामने बिठाने के बाद बड़ी राजदारी में उन्हें मुखातिब करते हुए कजला खान ने पूछ लिया, मेरे भाइयों, अब बताओ क्या मामला है। इस पर अरगोन खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, कजला खान मेरे भाई, हम पूरी मालूमात लेकर आए हैं। पहली बात यह कि मंगोलों के अक्सर सालारों ने, जिन्हें चीदा चीदा या बड़े सालार कहा जा सकता है, मोसल के मुस्तकर में कयाम कर रखा है। चंद एक हैं जो शहर के अंदर कयाम रखते हैं। उन चंद एक में बदाल खान भी है। शहर के नवाही इलाके में एक बड़ी उम्दा हवेली है। उसके इर्द गिर्द बागात और खेत हैं। उस हवेली पर इस बदाल खान ने कब्जा कर रखा है। इसके अहले खाना तो कहीं सहराए गोबी में होंगे, लेकिन वो अकेला इस हवेली में कयाम रखता है। ताहम वो चूंकि बड़े सालारों में शुमार किया जाता है, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए हवेली पर पहरे का भी इंतजाम और एहतमाम है। यहाँ तक कहने के बाद अरगोन खान जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कजला खान कहने लगा, अरगोन खान, ये इंकशाफ करके तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब हम वक्त जाया नहीं करेंगे, आने वाली शब को अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि खुदाबंदे कुद्दूस ने चाहा तो हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। मेरे साथियों, अब जो कुछ हमने करना है उसके लिए मुझे गौर से सुनना, उसी पर अमल किया जाएगा। पहले मुझे यह बताओ कि बदाल खान की हवेली पर कितने पहरेदार होंगे। इस पर इस बार तर्दी खान बोल उठा, कहने लगा, पहरेदार क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और 2 रात को होते होंगे। वो चंगेज खान का रिश्तेदार तो नहीं कि उसकी हवेली के चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए जाएं। तर्दी खान के उन अल्फाज पर कजला खान मुस्कुराया और कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर हमारा काम और आसान हो गया। पहला अच्छा इंकशाफ जो तुम लोगों ने किया है वो ये कि उसने मोसल शहर के नवाह में एक हवेली में कयाम कर रखा है और उस हवेली के इर्द गिर्द बागात और खेत हैं। अब जो कुछ हमने करना है गौर से सुनना। यहां से रवाना होने के बाद हम अपने घोड़ों को उसकी हवेली में जो बाग होगा उसके अंदर बांध देंगे। तीनों हवेली का रुख करेंगे। अगर तो दरवाजा खुला होगा तो बेमुहाबा अंदर चले जाएंगे। मुहाफिजों से निमटना मेरा काम है, इसके लिए तुम फिक्रमंद ना होना। अगर दरवाजा बंद हुआ तो खटका करेंगे और अगर किसी ने पूछा कि क्या बात है, क्या मामला है, तो कहेंगे कि हम नेनवा के नवाही इलाकों की तरफ से आए हैं और बदाल खान के सामने एक नालिश पेश करना चाहते हैं। अगर तो किसी मुहाफिज ने दरवाजा खोलकर हमारी बात सुनी तो फिर मैं दरवाजे को धक्का देकर खोल दूंगा और जो दरवाजा खोलेगा उस पर गिरफ्त कर लूंगा। उसके साथ अगर दूसरा हुआ तो उससे तुम दोनों निमट लेना। जितने भी वहां मुहाफिज होंगे उनका खात्मा करने के बाद उनकी लाशों को बैरूनी दरवाजे के करीब ही रख देना है और दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा देनी है। इसके बाद बदाल खान का रुख करना है। बदाल खान को कत्ल नहीं करना, उसके हाथ पुश्त पर बांधकर उसकी आंखों और मुंह पर कसकर कपड़ा बांध देंगे ताकि वो बोल ना सके। उसके बाद उसे मैं उठा लूंगा। तुम दोनों मरने वाले मुहाफिजों को उठा लेना, इसलिए कि वहां किसी की लाश को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो मंगोल इर्द गिर्द के मुसलमानों पर सख्तियां और जबर करके उनका नातिका बंद कर देंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि बदाल खान और उसके मुहाफिज कहाँ गए और उनका खात्मा किसने किया। इस बिना पर हवेली के अंदर कोई लाश नहीं रहेगी। सबको उठाकर हम बाग के अंदर ले जाएंगे। लाशों को अपने घोड़ों पर रखकर और घोड़ों पर सवार होकर उन्हें सरपट दौड़ा देंगे और वापसी का सफर शुरू कर देंगे। ये सफर सुबह तक जारी रहेगा और सुबह तक मुझे उम्मीद है कि हम मंगोलों के इलाकों से निकलकर दूर चले जाएंगे। इसके बाद मंगोलों की लाशों को तो वहीं फेंक देंगे। बदाल खान से मैं अपना हिसाब बेबाक करूंगा कि वो कैसे हमारे अजीजों अकारिब के अलावा सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कराता रहा। यहां तक कहने के बाद कजला खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, ये बदाल खान से निपटने का एक तरीका है। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। अगर हम बदाल खान की हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और मुहाफिज दरवाजा नहीं खोलते बल्कि बंद दरवाजे के पीछे से ही गुफ्तगू करते हैं, तब हमें दूसरा हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीनों दीवार कूद कर हवेली के अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले मुहाफिजों का खात्मा करेंगे। उसके बाद बदाल खान को उठाकर उसके हाथ पुश्त पर बांधने और मुंह पर कपड़ा कसकर बांधने के बाद अपने साथ ले जाएंगे। तर्दी खान और अरगोन खान दोनों ने कजला खान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। चुनाचे शाम तक वो सराय में कायम किए रहे। शाम के बाद उन्होंने अपने घोड़ों पर जीने डाल दी ताकि वो चारा खाकर पेट भर लें और रात जब गहरी होने लगी तब सराय के मालिक को उन्होंने अदायगी कर दी और अपने घोड़ों को लेकर वो सराय से निकले। मोसल शहर के नवाह में बदाल खान जिस हवेली में कयाम रखता था उसकी तरफ गए। हवेली के अतराफ में जो बाग और खेत थे उनमें से होते हुए एक महफूज जगह उन्होंने अपने घोड़ों को बांध दिया। उसके बाद तीनों कुछ देर तक खुसर फुसर करते हुए सलाह मशवरा करते रहे। फिर बदाल खान की हवेली के सदर दरवाजे पर आए और तर्दी खान की निशानदही करने पर कजला खान ने आगे बढ़कर उस हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी।
पहली दस्तक पर ही किसी ने जंजीर खोली। दरवाजा थोड़ा सा वाकिया और धीमे से लहजे में कहने लगा, कौन है और इस वक्त क्या चाहता है? कजला खान ने उसे गनीमत जाना कि किसी मुहाफिज ने दरवाजा खोला था, लिहाजा उन्होंने एक जोरदार धक्का देते हुए दरवाजा खोल दिया और जिस मुहाफिज ने दरवाजा खोला था एक हाथ उसके मुंह पर रखा, दूसरे हाथ से उसका गला दबाते हुए उसका खात्मा कर दिया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि हवेली के दूसरे हिस्से से खटका हुआ। शायद वहां भी कोई मुहाफिज था। इस बिना पर तर्दी खान और अरगोन खान दोनों ने लाश को दरवाजे के पीछे कर दिया, खुद भी छुपकर खड़े हो गए, जबकि कजला खान दरवाजे के पास खड़ा रहा। दूसरा मुहाफिज शायद यही ख्याल कर रहा था कि दरवाजे पर उसका साथी खड़ा हुआ है। जो ही वो भागता हुआ करीब आया और कुछ कहने लगा, कजला खान ने चीते की तरह झपटते हुए उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त रखी और उसका भी गला दबाकर खात्मा कर दिया। दोनों लाशों को बैरूनी दरवाजे के करीब रखने के बाद वो आगे बढ़े। एक कमरा जिसके अंदर रोशनी फूट रही थी, उसके सामने वो खड़े हो गए। दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक शख्स सोया हुआ था। उसे देखते हुए तर्दी खान और अरगोन खान दोनों ने खुशी का इजहार किया। सरगोशी में कजला खान को मुखातिब करते हुए तर्दी खान कहने लगा, मेरे अजीज भाई, बिस्तर पर जो लेटा हुआ है यही बदाल खान है। इस पर कजला खान ने अपने शाने पर जो खुरजीन लटका रखी थी उसके अंदर से रस्सी निकाली और कहने लगा, तर्दी खान, मैं इसके हाथ पुश्त पर बांधूंगा, तुम फौरन इसके बिस्तर का एक कपड़ा लेकर इसके मुंह और आंखों पर कसकर बांध देना। उसके साथ ही कजला खान आगे बढ़ा, अपना बायां हाथ उसके मुंह पर रखा और गर्दन से पकड़कर उसे उठाया। बदाल खान मुज़ाहमत करने लगा था, लेकिन कजला खान की गिरफ्त बड़ी सख्त और आहनी थी। उसने उसे हिलने नहीं दिया। इतनी देर तक तर्दी खान ने कपड़ा भी तलाश कर लिया और फिर उसके मुंह और आंखों पर उसने कसकर कपड़ा बांध दिया। इतनी देर तक कजला खान उसके दोनों हाथ खींचकर पुश्त की तरफ ले गया था और एक रस्सी से उसके दोनों हाथ उसने बांध दिए थे। ये काम करने के बाद इत्मीनान का इजहार करते हुए कजला खान कहने लगा, मेरे भाइयों, यूं जानो हम अपनी मुहिम के पहले मरहले में तो कामयाब हुए हैं। अब ऐसा करो, तुम दोनों जाकर दरवाजे वाली लाशों को उठाओ और उन्हें नवाही खेत में रख दो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे बदाल खान की लाश लाता हूँ और वहीं खेत में रखने के बाद तुम तीनों लाशों के पास खड़े रहना। मैं वापस आऊंगा। हवेली में दाखिल होने के बाद हवेली में अंदर से जंजीर लगाऊंगा और फिर दीवार से कूदकर बाहर जाऊंगा और तुम्हारे पास खेतों में पहुंच जाऊंगा। इससे आगे तर्दी खान और अरगोन खान चूंकि समझ चुके थे, लिहाजा कजला खान ने बदाल खान को उठाया, सदर दरवाजे की तरफ आया। वहां से तर्दी खान और अरगोन खान दोनों ने मरने वाले मुहाफिजों को उठाया और हवेली के करीब जो खेत थे उनमें दाखिल हुए। खेत से निकलकर कजला खान फिर वापस आया, हवेली में दाखिल हुआ, हवेली के दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाई। उसके बाद वो दीवार फांद कर बाहर निकला, खेत में गया। एक बार फिर तीनों हरकत में आए। बदाल खान को कजला खान ने उठा लिया। इतनी देर में तर्दी खान और अरगोन खान ने दोनों मुहाफिजों को उठाया, अपने घोड़ों की तरफ गए, उन्हें अपने अपने घोड़ों के आगे रखा, घोड़ों पर सवार हुए। उसके बाद रात की तारीकी में वो अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे। तीनों के घोड़े चूंकि ताजा दम थे, एक दिन और एक रात आराम कर चुके थे, साथ ही उन्हें खुराक खाकर पेट भरने के लिए भी काफी वक्त मुहैया किया गया था। लिहाजा ताजा दम होने की वजह से तीनों घोड़ों के भागने की रफ्तार बड़ी तेज थी। चुनाचे तीनों अपने घोड़ों को उस शाहराह पर दौड़ाते रहे जो शाहराह मोसल से निकलकर नेनवा के खंडरात, वहां से अरबेला, फिर कजवेन और कजवेन से निशापुर, वहां से हेरात, हेरात से बामियान, फिर काबुल और पेशावर और लाहौर से होती हुई दिल्ली की तरफ जाती थी। जिस वक्त सुबह का सूरज तुलू हुआ, तीनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए रे शहर से थोड़ा सा आगे चले गए थे। वहां एक वीराने में कजला खान ने अपने घोड़े को रोक दिया और उसकी तरफ देखते हुए तर्दी खान और अरगोन खान ने भी अपने घोड़ों की बागें खींच ली। पहले तीनों ने मिलकर मरने वालों को एक घड़े में डालकर उस पर मट्टी डाल दी। फिर बदाल खान को घोड़े से उतारकर उसकी आंखों से कपड़ा उतार दिया गया। बदाल खान बड़ी परेशानी और फिक्रमंदी के आलम में इधर उधर दाएं बाएं देखने लगा था। हाथ पुष्ट पर बंधे होने की वजह से वो बड़ी तकलीफ और अजियत में था। यहाँ तक कि कजला खान ने उसे मुखातिब किया, बदाल खान, तुम्हारे इल्म में इजाफा करने के लिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों मुहाफिजों को भी उठा लाए थे। उन दोनों का तो हमने खात्मा कर दिया था और उनकी लाशों को वो सामने गड्ढा खोद कर हमने दबा दिया है। हमने उनकी लाशों की बेहुरमती नहीं की जिस तरह तुम लोग बेहुरमती करने के आदी हो। बदाल खान, अब तुम ये पूछोगे कि हम कौन हैं और तुम कहाँ आ गए हो। इस पर बदाल खान कहने लगा, तुमने सच कहा है, ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर आए हो। अगर तुम ये समझते हो कि मेरे मुहाफिजों का खात्मा करने के बाद तुम मुझे भी नुकसान पहुंचाओगे तो याद रखना, बचकर नहीं जा पाओगे। मंगोल मेरे मरने का सुनकर उस वक्त तक और वहां तक तुम्हारा ताकुब करेंगे जहां तक तुम जा सकते हो, और ये ताकुब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम सबको मौत के घाट ना उतार दिया जाए। बदाल खान की उस गुफ्तगू से कजला खान ताव खा गया था।
ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگا، تیری اور تیرے منگول ساتھیوں کی ایسی تیسی، تجھے اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ بدال خان پھر گراتی ہوئی آواز میں بول پڑا، یہ بتاؤ مجھے کیوں اٹھا کر یہاں لائے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے اور کون سا ویرانہ ہے؟ اور تم نے مجھے اٹھا کر یہاں لانے کی یہ کبھی حرکت کیوں کی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے نقصان پہنچنے کی صورت میں منگول تم تینوں کے سارے خاندان کا ہی خاتمہ کر دیں گے؟ بدال خان کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک گھورنے کے انداز میں قزلق خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی دائیں ٹانگ اٹھی اور پاؤں کی ٹھوکر اس زور سے بدال خان کو ماری کہ بدال خان گیند کی طرح لڑکتا ہوا دوسری طرف چلا گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر قزلق خان نے اٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن بدال خان، میرا نام قزلق خان ہے، میرے ساتھ یہ جو دو میرے ساتھی ہیں یہ تردی خان اور ارگون خان ہیں۔ تم وہ شخص ہو جس کی کمانداری میں کام کرنے والے لشکریوں نے تمہارے کہنے پر ہم تینوں کے خاندانوں کا خاتمہ کیا۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ ہم تمہیں کیوں اٹھا کر لائے ہیں۔ کیا اب بھی تم پوچھتے ہو کہ ہم تمہیں کیوں ویرانوں میں لے کر آئے ہیں؟ رہی تمہاری دھمکی کہ تمہیں نقصان پہنچنے کی صورت میں منگول طوفان کھڑا کر دیں گے، منگول جو طوفان کھڑا کریں گے وہ بات کی بات ہے، ان سے ہم خوب نمٹیں گے، پہلے تمہیں ایک عذاب اور اذیت میں مبتلا کر کے ماریں گے۔ قزلق خان کے ان الفاظ پر بدال خان کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، آنکھوں کے اندر خوف، چہرے پر خدشات کے اثرات رقص کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ قزلق خان نے پھر اسے مخاطب کیا، بدال خان، اپنی موت کا سن کر تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں خوف، تمہارے چہرے پر انجانے خدشات کیوں رقص کرنے لگے ہیں؟ جس وقت تم مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے، اس قتل عام کو دیکھتے ہوئے تو تیرے چہرے پر ایسے تاثرات نہ ابھرتے تھے، تمہارے ہاتھوں مرنے والے بھی تو آخر کسی کے عزیز و اقارب تھے، اور ان کی جانیں تمہاری جان سے بہت زیادہ عزیز تھی۔ ایسا ظلم کرتے وقت بدال خان، تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس قدر ظلم تم ڈھا رہے ہو اس کا نتیجہ عبرت خیز بھی نکل سکتا ہے، اور مقتولوں کا کوئی عزیز تم سے انتقام بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تمہاری سوچیں آسمانوں کو چھوتی تھی، تم کسی کو اپنے پلے نہیں باندھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ تم ناقابل تذکیر ہو۔ بدال خان، تاریخ عالم کا یہ واقعہ انتہا درجے کا حیرت انگیز ہے کہ وہ ہم مسلمان ہی تھے جنہوں نے نہایت محیر العقول طریقے پر ترقی کی اور اپنے کارناموں کا نقش صفحہ تاریخ پر اس طرح ثبت کیا کہ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کی عظمت اور برتری کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے پر مجبور ہو گئی۔ اب وہی مسلمان اگر تمہارے ہاتھوں شکست و فلاکت کا شکار ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اگر میری قوم کا شیرازہ ملی پراگندہ ہوا ہے تو اس میں تمہاری جرأت مندی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان بذات خود نزاع اور نا اتفاقی کا شکار ہیں۔ اب ان کی محفلوں میں علم و فن کے مذاکرے بہت کم ہوتے ہیں، تمام قوتیں ابداع و اختراع سے محروم ہیں، اور ہاتھ سیاسی طاقت و قوت کے نام سے نا آشنا ہے۔ سن بدال خان، مردم شماری کے لحاظ سے اتنے مسلمان پہلے کبھی نہ تھے جتنے کے اب ہیں، مگر ساتھ ہی علم و عمل، ایمان و ایقان اور روحانیت و فلاح کے لحاظ سے جتنے پست و زبو حال اب ہیں اتنے پہلے کبھی نہ تھے۔ بدال خان، کیا ہم مسلمان ہی نہ تھے کہ جنہوں نے پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے مشرق میں سندھ اور چینی ترکستان تک اور مغرب میں اندلس تک اپنی حکومت اور مملکت کی حدود وسیع کی، اور ان ملکوں میں صرف سیاسی طاقت و قوت ہی حاصل نہیں کی بلکہ اسلام کی حقانی تعلیمات اور اسلامی تمدن اور تہذیب کی ناقابل رد دلکشی نے ایسا رنگ جمایا کہ چند ملکوں کو چھوڑ کر تمام مفتوحہ ممالک خالص اسلامی ملک بن گئے؟ پھر علوم و فنون میں، ایجادات و اختراعات میں، تہذیب نفس اور نظام اخلاق کی ترتیب و تدوین میں مسلمانوں نے اپنی ذہنی و دماغی عظمت و برتری مافوق العادت عملی جدوجہد کا ایسا عملی ثبوت دیا کہ بڑے سے بڑا معاند و مورخ بھی ان کو جھٹلانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب حالت بالکل دیگر گوں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ان پر ابتلاء اور انحطاط کا تسلط ہے، اور علم و عمل کے ہر میدان میں وہ سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ کہیں جہالت اور نادانی کا دور دورہ ہے اور کسی جگہ دوسری اقوام عالم کی تقلید کا سودا ہے۔ اسلامی انفرادیت بہرحال اس قدر مزمحل ہو چکی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی پہلے زمانے کے مسلمانوں کا جانشین یا ان کے منصب عظمت کا وارث کہنا اب اپنی ہنسی خود اپنے آپ اڑانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا بدال خان، اب اگر تم مسلمانوں کو جگہ جگہ خوار کرتے پھر رہے ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں، یہ مسلمانوں کی نا اتفاقی ہے۔ سن بدال خان، میں تیرے ساتھ گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ ہم تینوں کے پاس وقت نہیں، تیرا خاتمہ کرنے کے بعد ہم نے فی الفور یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ قزلق خان کی اس گفتگو کے جواب میں بدال خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ قزلق خان نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ اس موقع پر بدال خان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس موقع پر قزلق خان کی تلوار بلند ہو کر گری اور بدال خان کو خون میں نہلاتی ہوئی اسے ابدی نیند سلا گئی تھی۔ اس کا خاتمہ کرنے کے بعد قزلق خان
تردی خان اور ارگون خان تینوں دہلی کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا رہے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش ایک روز جب جمعہ کو جامع مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے گیا تو کرامتی کور کے آدمی وہاں پہنچ گئے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور سب خنجر اور تلواروں سے لیس ہو کر مسجد میں گھس گئے اور نمازیوں کو شہید کرتے ہوئے التمش کے قریب پہنچ گئے، لیکن خداوند قدوس نے ان کرامتیوں کی دست برد سے التمش کو بچا لیا اور یہ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر ان پر پتھراؤ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گروہ کا ایک ایک فرد ہلاک ہو گیا اور دہلی اس شریر گروہ سے محفوظ ہو گیا جس روز یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور سلطان شمس الدین التمش ان حملاور کرامتیوں سے بال بال بچا تھا اور حملاور سارے کرامتیوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اسی روز نیزہ خان تھکا تھکا سا وقت سے پہلے حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا باربد بھی تھا۔ دونوں باپ بیٹے کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے کراتیس اور ایتمر دونوں چونکی تھی۔ نیزہ خان جب قریب آیا تب کراتیس نے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن نیزہ خان اور باربد دونوں حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ کراتیس اور ایتمر دونوں ان کے پیچھے تھی۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب ایتمر نے بڑی اپنائیت میں اپنے باپ نیزہ خان کو مخاطب کیا، بابا میں دیکھتی ہوں آج آپ معمول کے خلاف اداس، پریشان اور فکر مند ہیں۔ باربد کی حالت بھی ایسی ہی ہے، دیکھیے ہم سے کوئی بات نہ چھپائیے گا۔ اس پر دکھ بھرے انداز میں نیزہ خان کہنے لگا، بیٹی ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ جواب میں ایتمر کہنے لگی، بابا مسجد میں ہونے والے اس حادثے کی خبر ہمیں پہنچ چکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان مسلح افراد کے حملوں سے سلطان شمس الدین التمش محفوظ رہے ہیں۔ بابا کیا آپ اسی واقعے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر نیزہ خان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بیٹی معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ میں تم سب کے لیے ایک بری خبر لایا ہوں۔ بیٹی تو جانتی ہے ریان اور اس کی چھوٹی بہن لبانہ اور ان کا بھائی قدر خان تینوں ہر روز عصر کے بعد گھڑ دوڑ کے لیے نکلتے تھے۔ آج بھی وہ حسب معمول گھڑ دوڑ کے لیے نکلے تھے، لیکن جب کافی دیر تک واپس نہ آئے تب جمال الدین نے اپنے کچھ کارندوں کے ساتھ اس میدان کا رخ کیا جہاں تینوں بہن بھائی گھڑ دوڑ لگاتے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو جمال الدین کا بیٹا قدر خان زخمی حالت میں وہاں پڑا ہوا تھا، جبکہ ریان اور لبانہ دونوں غائب تھی۔ قدر خان کو تو زخمی حالت میں جمال الدین اپنی حویلی میں لے گیا، طبیب کو بلا لایا اور اس نے اس کی مرہم پٹی کر دی۔ قدر خان اب بہتر ہے، لیکن ریان اور لبانہ دونوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گئیں اور کون انہیں اٹھا کر لے گیا۔ یہ خبر سن کر کراتیس اور ایتمر دونوں پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نیزہ خان نے پھر کہنا شروع کیا، جمال الدین اور اس کے کارندوں نے، یہاں تک کہ شہر کے کارکنوں نے بھی بہت تلاش کیا، لیکن ریان اور لبانہ کہیں نہیں ملی۔ بیٹی یہ جمال الدین اور اس کی بیوی اسما کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے جسے وہ زیادہ دن تک برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میرے خیال میں تم دونوں ماں بیٹی تیار ہو جاؤ، اس کے بعد ہم افسوس کے لیے جمال الدین کی حویلی کا رخ کرتے ہیں۔ ایتمر نے اسے اتفاق کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایتمر، نیزہ خان، کراتیس اور باربد حویلی کو قفل لگا کر جمال الدین کی حویلی کی طرف ہو لیے تھے۔ جب وہ چاروں حویلی میں داخل ہوئے تو جمال الدین، اس کی بیوی اسما دیوان خانے میں دونوں سر جھکائے بیٹھے تھے اور قریب ہی دائیں جانب ایک مسہری پر قدر خان پڑا ہوا تھا۔ دیوان خانے میں داخل ہونے کے بعد سب نے جمال الدین اور اسما سے سلام کہا۔ جمال الدین آگے بڑھ کر نیزہ خان سے گلے ملا، پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز نیزہ خان نے کیا اور جمال الدین کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کیا ہماری بیٹیوں ریان اور لبانہ کا کچھ پتہ چلا ہے؟ اس پر روحانسی سی آواز میں جمال الدین کہنے لگا، نیزہ خان میرے بھائی، شہر کا کونا کونا چھان مارا، شہر کے منادوں سے بھی اعلان کروایا، لیکن اب تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کوئی میری بیٹیوں کا پتہ لگا دے تو میں پنکھ لگا کر ان سے ملنے پہنچ جاؤں۔ ان کا یوں غائب ہو جانا ہمارے لیے انتہا درجے کی تکلیف اور بے عزتی کا باعث ہے۔ جب تک جمال الدین بولتا رہا، نیزہ خان، کراتیس، ایتمر اور باربد بڑے غور سے اور انتہائی پریشانی میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب جمال الدین خاموش ہوا تب اپنا بازو آگے پھیلاتے ہوئے جمال الدین کو نیزہ خان نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، جمال الدین میرے بھائی، ہم سب ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ریان اور لبانہ ہمارے لیے ایسی ہی ہے جیسی کہ ہماری بیٹی ایتمر ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیزہ خان اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہوا، اس مسہری کی طرف گیا جس پر زخمی قدر خان لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس جا کر نیزہ خان جھکا، شفقت اور پیار بھرا ایک بوسہ اس نے قدر خان کی پیشانی پر دیا۔ اس موقع پر کراتیس، ایتمر اور باربد بھی قدر خان کی طرف گئے۔ ایتمر اور اس کی ماں کراتیس نے بھی قدر خان کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی تھی۔ ساتھ ہی باربد بھی قدر خان کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ سہلانے لگا تھا۔ اس موقع پر ایتمر قدر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، قدر خان، میں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ میرے دو بھائی ہیں، ایک باربد اور ایک تم۔ میرے عزیز بھائی،
परेशान और फिक्रमंद ना होना, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे और खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो जल्द ही हम रयान और लबाना को भी तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाई, तुम्हें फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तक हमें किसी ने यह नहीं बताया कि रयान और लबाना पर क्या गुजरी। मेरे भाई, तुम तो उनके साथ थे, मामला क्या हुआ? एतमर की उस गुफ्तगू से कदर खान परेशान और फिक्रमंद हो गया था। आंखों में नमी उतर आई थी, फिर अपने आप को संभाला और कहने लगा, मैं और मेरी दोनों बहनें हस्बे मामूल घुड़दौड़ के लिए गए थे। मेरी बहन, आप जानती हैं, ऐसा हम तीनों हर रोज करते हैं। घोड़े दौड़ाते हुए मैं अपनी दोनों बहनों से कुछ आगे निकल गया, इसलिए कि मैंने घोड़े को तेज भगाया था और वो दोनों बहनें घोड़ों को म्याना रवि से हाँकती रही थी। मैं थोड़ा सा आगे गया होऊंगा कि पीछे से मुझे अपनी बहन रयान की हल्की सी चीख सुनाई थी। हमारी बदकिस्मती, उस वक्त हमारे आसपास कोई भी ना था और फिर घुड़दौड़ का वो मैदान भी शहर से बाहर है। मैंने अपने घोड़े को मोड़कर जब देखा तो कुछ मुसल्लाह सवार थे जिन्होंने अपने चेहरों को ढांप रखा था। आनन फानन वो दोनों बहनों पर छा गए, उनके हाथ पुष्ट पर बांधे, उनके मुंह पर उन्होंने कसकर कपड़े बांध दिए। जब मैं मुड़कर अपनी बहनों के पास आया तो उस वक्त वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुके थे। इस पर उनमें से एक मुझ पर हमलावर हो गया। मैंने अपनी बहनों को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ और वो उन दोनों को उठाकर न जाने कहां ले गए। मुझे एक तरह से वो मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। मेरी जिंदगी के दिन बाकी थे कि मैं बच गया हूं। बारबद, करातीस और एतमर तीनों कदर खान की मसहरी के पास ही बैठकर उससे बातें करने और उसका दिल बहलाने लगे थे, जबकि नीजा खान फिर अपनी जगह से उठकर जमालुद्दीन के पास आया। उस मौके पर रयान की मां अस्मा बराबर रोए जा रही थी। यहां तक कि करातीस और एतमर भी कदर खान के पास से उठे, अस्मा के दाएं बाएं आकर बैठ गए, उसे अपने साथ लिपटा लिया, उसे तसल्ली और ढारस देने लगी थी। उनके ऐसा करने पर वो बेचारी और ज्यादा खुलकर रोने लगी थी, जबकि एतमर खुद भी रो दी थी और अपने सर पर बंधे हुए रुमाल से अस्मा के आंसू भी पोंछ रही थी। करातीस भी अपनी आंखें खुश कर रही थी।